महाराष्ट्र भाजपा के चुनावी प्रभारी सांसद व उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने गोरेगांव पश्चिम एसबी रोड नाना नानी पार्क के पास महिंद्रा गार्डन बिल्डिंग के सामने वीनस मेडिकल सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि हर जगह से ज्यादा महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर देखने को मिला है, जहां सबसे ज्यादा हमारे युति के उम्मीदवार विजयी होंगे। मैंने 25 लोकसभा मतदान संघ का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर जहां उम्मीदवारों का नाम नहीं घोषित किया गया, जल्द घोषित कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र की परिस्थिति थोड़ी अलग है। उद्धव ने बाला साहेब में हिंदुत्व का मुद्दा छोड़कर कांग्रेस में चले गए, वहीं राज ठाकरे ने आज भी हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ा। वे हमारे साथ हैं। मोदी जी का सामना करने की ताकत विरोधकों में नहीं है। आज भी खिचड़ी घोटाला लोगों के कानों में गूंज रहा है। हमारी महायुति 48 सीट पर विजयी हो रही है। भाजपा मित्र पक्ष के लिए सीट नहीं बांट रही, अपना दिल दे रही है। राज ठाकरे जी ने अपने मंतव्य को प्रकट किया है और उनकी पार्टी में भी अगर आप देखो तो उत्तर भारतीय विंग है और अगर आप एनालिसिस करो, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो समर्थन दिया है उसके पीछे उन्होंने कहा कि बाला साहब ने जिस तरह सनातन की और हिंदुत्व की और भारतीय संस्कृति की परंपराओं के रक्षण किया था, वो मोदी जी कर रहे हैं। अब इस चीज को उद्धव जी को समझना चाहिए। देखिए, भविष्य अच्छा हो इसकी तरफ सबको मिलकर चलना है और बीजेपी सबकी चिंता करके चलती है, सबको मिलाकर चलती है। इसीलिए बीजेपी सबको साथ लेके चलती कि सबके साथ अच्छा हो, किसी के साथ कोई गलत ना हो। और यहां पर वो लोग महाराष्ट्र का हित नहीं चाहते हैं जो उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र के लोगों के बीच में दूरी पैदा करना चाहते हैं। जो महाराष्ट्र में रह रहा है वो वीर शिवा की संतान है और छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज की जो आन बान शान है वो महाराष्ट्र नहीं पूरे भारतवर्ष की है। इसलिए यहाँ का हर व्यक्ति उनको अपना आराध्य मानता है। अब तक आपके इतने सारे आवाज बैठक अलग अलग सभाओं में उसमें ये मंथन हुआ है, हमारा विचार मंथन हुआ है और मंथन में 48 सीटों की जीत का अमृत निकला है और उसमें ये उत्तर पश्चिम जीत में तो अमृत बहुत ज्यादा मिला है हमको। का अमृत अभी मिलेगा। आप नाम लेते हैं, मेरे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं और उनका पार्टी के प्रति और पार्टी का उनके प्रति एक पारिवारिक परिदृश्य में रिश्ता है। इसलिए बीजेपी में जैसे मैं उप मुख्यमंत्री था, 25 तारीख को मैं उप मुख्यमंत्री मार्च में नहीं रहा 2023 में। अब मैं अगर उठा के ट्विटर वो देखिए 26 तारीख से मेरे दौरे लग गए और मैंने पूरे प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया, कार्यक्रम लगाया, पार्टी के लिए काम किया, मोदी जी के लिए काम किया। दायित्व का परिवर्तन एक सहज प्रक्रिया भाजपा में होती है, किसको इसमें हटाने की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें एक व्यक्ति को किसी से पहले हमको राज्यसभा का सांसद बना दिया गया, उसके बाद आज जो पूरे राष्ट्रीय हमको संयोजक बना दिया गया, जो विस्तारक योजना थी लोकसभा चुनाव लड़ाने की, अब एक नया दायित्व दे दिया गया कि मैं महाराष्ट्र का चुनाव लड़ाने का प्रभारी बनूंगा। अब शिवसेना उद्धव जी के पास तो एक ही उम्मीदवार है, वो है अपने पुत्र रत्न आदरणीय आदित्य जी। शरद पवार जी के पास केवल एक ही प्रत्याशी है, वो है सुप्रिया जी। सोनिया जी के पास केवल 2 ही हैं, प्रियंका जी और राहुल जी, और तीसरे तो दामाद जी भी आ गए। उन्होंने जीजा जी ने कहा है कि मैं अमेठी से लड़ूंगा, अमेठी में टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलेगा तो घर में वो सास जी से और साले जी से लड़ेंगे। ये लड़ने वाले लोगों का कोई वो ग्रुप जो है वही महाबिगाड़ी गुट है और जो महाबिगाड़ी गुट है उसका मुकाबला महायुति से है। महायुति मिलकर कर रही है और आप निश्चित मान के देखिए कि 48 सीटों में कई सीटों पर ये अपना पूर्व का आधार पूरी तरह खोते हुए दिखाई देंगे। और एक सवाल यह है महायुति और महाविकास शरद पवार ने उनसे प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है। बीजेपी किस तरीके से वहां पर महायुति की प्रतिष्ठा स्थापित होगी
परसों मैं बारामती था और दिन भर मैंने वहां का जो जोश देखा है कार्यकर्ताओं में, तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि महायुति अब तक लीड के मामले में लखपति बन चुकी है। यानी 1 लाख से ऊपर की लीड उसकी पहुंच चुकी है। जैसे जैसे चुनाव आएगा महायुति की प्रतिष्ठा बचेगी और महाबिगाड़ी ने जो बिगाड़ा है घर भी और दल भी, तो जनता उसको जवाब देगी। धन्यवाद। समर्थन करेगी। देखिए, अभी प्रत्याशी को घोषित होने दीजिए, पहले मुर्गी आ जाए फिर अंडे को हम बात करेंगे। आप भविष्य की चर्चा क्यों, हम वर्तमान की चर्चा करने के लिए बैठे हैं। हम वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं। जब भविष्य में कोई आएगा, कौन आएगा ये भी आप ना बता सकते ना मैं बता सकता हूं, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड बताएगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड हम थोड़ी हैं। आने दीजिए, प्रत्याशी तय होने दीजिए, फिर आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। उत्तर पश्चिम के मतदान कब मेरा तय होगा? हम लोग तो वोट डाल रहे हैं। मैंने कहा ना, ये अंतिम चरण का वाला चुनाव है 20 मई को, जल्दी सी घोषणा हो जाएगी। हमारे लगभग सभी हो चुके हैं, 2-4 जगह बाकी है, वो भी हो जाएगा। उत्तरवासियों का रुख अब तक कैसा रहा? आप कई दिनों में दौरा किए नागपुर और महाराष्ट्र वासियों का रुख भाजपा के पक्ष में है। भाजपा हमेशा से ये उत्तर भारतीय और मराठे में जो लोग बांटते हैं, जो महाराष्ट्र में लग रहा है वो वीर सेवा का मानने वाला है, तो इसलिए सभी बीजेपी के साथ हैं। उसमें गुजराती और उत्तर भारतीय और ये सब सभी शामिल है उसमें। मुंबई की और महाराष्ट्र की कई सीटें अभी जिनका अभी तक नाम सामने नहीं आया, खास करके उत्तर पश्चिम जहाँ पर इस सीट से महायुति का उम्मीदवार कौन होगा? मैंने पहले भी आपको इसका उत्तर दिया है, पहले इस चीज को क्लियर कर दिया है बात में। देखिए, बीजेपी में और उनके मित्र पक्ष में सीट की शेयरिंग नहीं, दिल की शेयरिंग भी है, आइडियोलॉजी की शेयरिंग भी है, और हम विवाद में नहीं, हम संवाद के द्वारा अपने गठबंधन को हमने बनाया है। तो ये एक इमैटेरियल सा प्रश्न है। अब क्योंकि भी तीसरे चौथे चरण, अभी पहले ही चरण कल होगा, तो भी जो बाद के चरण की कुछ सीटें हैं जल्दी उनका घोषणा होगा। आज देखिए, आज भी हुआ है 2 सीटों का। बीजेपी का टारगेट है जो महायुति है, हम सब एक साथ मिलकर अपने नीचे के सम्मेलन भी हमने संपादित किए हैं। एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का हमारी संचालन समिति में समावेश भी है। यहाँ नेता मिले हैं, दल मिले हैं और दिल भी मिला है। और मैं समझता हूं कि जो विपक्षी गठबंधन है उसमें हाहाकार है और उनके में शक्ति नहीं है मोदी की ललकार का सामना करने की। अब तो यहाँ पर तमाम प्रकार के घोटाले सामने आए। अब मैं कोई खिचड़ी का या किसी का घोटाले को उल्लेख नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ गली गली में शोर है। अब आगे मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन यहाँ शोर है। यहाँ बहुत सारे प्रमुख लोग थे विपक्ष के जिन्होंने अच्छा नहीं किया। हालांकि खिचड़ी जब चूल्हे पर पकती है तो पाचन होता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। जब खिचड़ी दिमाग में पकती है और झोली भरने के लिए पकती है, तो दिमाग में जिनकी खिचड़ी पकती है वो राजनीतिक स्वास्थ्य को खराब करती है। मैं समझता हूं कि जो महाबिगाड़ी संगठन है, उस महाबिगाड़ी संगठन में खिचड़ी दिमाग में पकी है कुछ नेताओं के, और इस लोकसभा चुनाव में उनका राजनीतिक स्वास्थ्य खराब होने वाला है। आज भी पार्षदों की बैठक हुई है, हमारे जो आमदार हैं, एमएलएज हैं, उनकी बैठक हुई है, हमारे पदाधिकारियों की हुई है। और बीजेपी का संगठन एक बहुत प्रभावी संगठन है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर वॉरियर्स, यानी हमारे उत्कृष्ट योद्धा जो चुनाव के हैं। आप कहेंगे प्रत्याशी नहीं, फिर क्या करें? हमारा प्रत्याशी बीजेपी तलाशती नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता का एक ही प्रत्याशी है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को सहयोग करने वाले विजयी बने, इस लक्ष्य के साथ बीजेपी काम कर रही है। और मुझको लगता है वो निवेश के द्वारा,
चाहे मुद्रा लोन के माध्यम से, चाहे उनको विभिन्न प्रकार के जो कौशल विकास की ट्रेनिंग देकर, यानी रोजगार युक्त युवा हो और एक सशक्त महिला या नारी हो और किसान की आय दुगनी हो, और इसके साथ साथ जो गरीबी है 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर किया है, और अब लक्ष्य है कि भारत से हम गरीबी को मिटा सके, केवल नारा न बने। महाराष्ट्र की स्थितियां अलग हुई हैं, उनका कारण है कि 2019 में उद्धव जी ने अपनी जो उनके पूज्य बाला साहब ठाकरे जी जो नीति और जो संकल्प लिए थे, उसको तिलांजलि देके उन्होंने कांग्रेस का चोला पहन लिया, और रामनामी और सनातनी चोला कहां चला गया उसे आज भी शिवसेना उद्धव गुट का कार्यकर्ता ढूंढ रहा है। उनके सांसद सदस्य चले गए, उनके आमदार चले गए, और अब उनका जो मूल कार्यकर्ता और मतदाता था वो आज बीजेपी के कार्यों के कारण, क्योंकि बीजेपी ने जो बाला साहब के साथ में मिलके, ठाकरे साहब के साथ में मिलके बीजेपी ने जो काम किया था, उन्हीं कामों को, उन्हीं नियतों को बीजेपी ने नहीं छोड़ा और उनको लेकर आगे चले। और खुशी इस बात की है कि आदरणीय राज ठाकरे साहब ने जो मन से है, उन्होंने मन से नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया है। मैं समझता हूं कि उद्धव जी को अपने उन परंपराओं को और गौरव को सोचना चाहिए था। राम जी का विरोध करने वाली कांग्रेस के साथ जो राम जन्मभूमि के शिला पूजन के समय लोगों को यहां बंद कर दिया गया कि वो उत्सव नहीं मनाएंगे, हनुमान चालीसा करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, कुछ और विरोध करेंगे तो कंगना रनावत ऐसी महिला का घर गिरा दिया जाएगा। ये एक तानाशाही सरकार चलाई थी। और उस धन्यवाद। मैं कई दिनों से महाराष्ट्र के प्रवास पर हूं और अभी तक 25 लोकसभा क्षेत्रों में की बैठकों में रहना हुआ है, और पूरे भारत का जो परिदृश्य है उसका एक विशाल स्वरूप मुझे महाराष्ट्र में देखने को मिला है। महायुति के प्रत्याशी कई जगह घोषित हो चुके हैं अधिकांश जगहों पर, और कुछ सीटें रह गई हैं जिसमें जल्दी ही हमारे प्रत्याशी घोषित होने हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हम लोग चुनाव केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ते हैं, हमारा एक एजेंडा होता है। इसलिए हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। और पिछले लोकसभा के चुनाव में 19 में हमने संकल्प पत्र में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण के प्रति संकल्पित होना, ट्रिपल तलाक के बारे में, 370 के बारे में, CAA के बारे में इस बार भी हमने दिया है, और जो संकल्प लिया था बीजेपी ने उसे पूरा किया है। नागपुर रामटेक लोकसभा सीटों पर वोटिंग की तैयारी हुई पूरी। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग हर तरह से मुस्तैद और तैयार। रामटेक लोकसभा 20,09,085 मतदाता हैं, जिनमें 10,44,891 पुरुष तथा 10,04,142 महिलाएं, साथ ही 52 तृतीय पंथों का समावेश है। नागपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 22,23,281 है, जिनमें 11,13,182 पुरुष, 11,09,876 महिलाएं तथा 2,023 तृतीय पंथी सम्मिलित है। दोनों लोकसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 4,510 पोलिंग स्टेशन, रामटेक 2,405 प्लस 10, नागपुर 2,105 पोलिंग स्टेशन तैयार है। इन सभी सेंटरों पर
20,396 बैलेट यूनिट, 11,030 कंट्रोल यूनिट तथा 11,245 वीवीपैट यूनिट, कुल 24,671 ईवीएम इकाइयों की व्यवस्था की गई है। इस चुनाव के लिए जिला प्रशासन तथा पुलिस के करीब 40,000 कर्मचारी अधिकारी तैनात रहेंगे। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से केंद्र की 7 टुकड़ियां भी मौजूद रहेंगी, जिनमें से 4 ग्रामीण भागों में और 3 शहरी पोलिंग की सुरक्षा में रहेंगी। सभी मतदाताओं से अपने अधिकार का प्रयोग कर मत देने का आह्वान जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। नागपुर के बहुत से मतदाता पुणे, मुंबई, हैदराबाद आदि नजदीकी शहरों में अपनी नौकरी या पढ़ाई करते हैं। छुट्टियों का उपयोग कर वे मतदान कर भी वे अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, ऐसी प्रशासन की सलाह भी है। होना है, जिला प्रशासन की बड़ी तैयारी थी, अब परीक्षा का समय आ गया, क्या कहें? मैं परीक्षा नहीं बोलूंगा, ये हमारे लिए त्योहार का टाइम है। 19 तारीख को हमारा महात्योहार है हमारे प्रशासन का, क्योंकि 5 साल में एक बार ये त्योहार मनाने का मौका मिलता है। तो लगभग 4,500 पोलिंग स्टेशन पे आने वाले 19 तारीख को इलेक्शंस होने वाले हैं। पिछले 1.5 महीने से 1.5-2 महीने से दिन रात हमारे सब अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और अभी फाइनली वो मौका आया है कि जिस दिन सभी मतदार अपने घर से बाहर निकल के 19 तारीख को वोटिंग करना चाहिए। हमने इसके लिए एक लक्ष्य भी रखा है मिशन डिस्टिंक्शन का। उसमें हमने ये प्रण लिया है कि कम से कम 75% वोटिंग नागपुर में होनी चाहिए और नागपुर डिस्टिंक्शन में पास होना चाहिए इस परीक्षा में। तो मेरी सभी से विनंती है कि शुक्रवार को इलेक्शन है, वीकेंड मत मनाइए, वोटिंग करके छुट्टी पे जाइए। छुट्टी पे मत जाके मतदान ना करे, ऐसा मत होने दो। अपने खुद आप, आपके परिवारजनों को, आपके पास पड़ोस वालों को, सभी को ले जाके मोटिवेट करके आपको 19 तारीख को वोटिंग करवाना है। सर, दोनों लोकसभा क्षेत्रों में कितने कर्मचारी और अधिकारियों का समावेश रहेगा और सुरक्षा के क्या व्यवस्था? अगर आप पोलिंग ऑफिसर्स, पुलिस वाले सब पकड़ेंगे तो लगभग 40 से 45 हजार लोग पोलिंग की ड्यूटी पे रहेंगे। और इसमें हमको केंद्र से भी सुरक्षा आई है। लगभग 4 कंपनियां सिटी में आई है, 3 कंपनियां ग्रामीण में आई है लगभग, वो भी सेंटर से हमको। जो हमारा स्ट्रांग रूम की तैयारी है, पोलिंग पार्टीज को स्ट्रांग रूम से लेके जाना, मतदान पेटी वापस लेके आना, है सबकी तैयारी हमारी हो चुकी है। कल सुबह पोलिंग पार्टीज अपने मतदान केंद्र पे अपना साइट पे लेके निकल जाएंगे और 19 तारीख को रात को वापस हमारी पोलिंग पार्टीज सब मतदान यादी केंद्र के साथ स्ट्रांग रूम पे आएगी। तो हमारी तैयारी पूरी हो गई है। अभी आपके माध्यम से आपने लोगों को तैयार करना है कि आने वाले 19 तारीख को मतदान करें। सर, नागपुर के स्थानीय लोग पुणे, मुंबई भी रहते हैं, तो वीकेंड का समय है, क्या आह्वान करें? तो ये तो अच्छा चांस है। मैं चाहता हूँ कि पुणे मुंबई के जो नागपुर के मतदार है उन्होंने छुट्टी लेके नागपुर में आके मतदान करना चाहिए। सैटरडे संडे अपने घर वालों के साथ बिता के वापस आप सोमवार को अपने पुणे मुंबई में जा सकते हैं। और कृपया मेरी विनंती है, जो बाहर लोग रहते हैं उन्होंने कृपया कल आके परसों वोटिंग करना चाहिए। इसके लिए हमने जो ट्रांसपोर्टर्स है प्राइवेट, उनको ये भी रिक्वेस्ट किया कि डिस्काउंट दीजिए, जैसे बाकी शॉप वाले डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई मिठाई वाला डिस्काउंट दे रहा है वोट करोगे। तो हमने ऐसा आह्वान किया है आरटीओ के मार्फत कि जो ट्रैवल्स वाले उन्होंने भी 5-10% डिस्काउंट देके बच्चों को सुविधाएं करके देनी चाहिए, सो दैट जो वोटर्स है, यंग वोटर्स, वो पुणे मुंबई से आके वोटिंग करके वापस खुशी खुशी अपने घर, अपने ऑफिस के टाइम पे वापस जा सके। थैंक यू। भी काफी संवेदनशील बूथ्स है, क्या व्यवस्था बनाई हुई है? कितने पुलिसकर्मी तैनात है? बाहर से क्या एजेंसी? इसमें ऑलरेडी सेंसिटिव एरियाज जो है उनकी मैपिंग की गई है, इंटेलिजेंस भी निकाला गया है। इसको छोड़ करके कुछ लोग जो पॉसिबल है मिसचिफ करने के लिए, उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन भी ली गई है। बहुतांश जगहों पर सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है ताकि टू इंश्योर कि अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर होता है तो इफेक्टिव पुलिस प्रेजेंस वहाँ पर रहती है। और नेचुरली ब्रीफिंग प्रोटोकॉल जो है लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल करने के लिए, वो हम लोग प्रोफेशनली हैंडल करेंगे। सर, महाराष्ट्र पुलिस के अलावा बाहरी कितनी मदद ली गई? महाराष्ट्र पुलिस को छोड़ करके बाहर से 3 सीएपीएफ आए हैं। एक कंपनी सीआरपीएफ की है, एक कंपनी कर्नाटका स्टेट आर्म पुलिस फोर्स की है और एक कंपनी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की है। पूरा सुचारू रूप से चुनाव हो पाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें पूरा भरोसा है कि नागपुर ग्रामीण और रामटेक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरा वोटिंग जो है वो फ्री और फेयरलेस रहे। साफ तौर पर हमने देखा, ये साफ तौर पर सुना नागपुर के कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर को, और नागपुर ग्रामीण के एसपी हर्ष पोद्दार भी साथी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा चुनाव कोई परीक्षा की घड़ी नहीं है, त्योहार है। मैं साफ तौर पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ माहौल जो है पूरी तरह से बना हुआ है। तकरीबन 40,000 के करीब कर्मचारी और अधिकारी जो है इस चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में लगे हुए हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है। नागपुर ऐसे ही महत्वपूर्ण सीट है, साथ ही साथ रामटेक मुख्यमंत्री के लिए भी ये बहुत बड़ी सीट है। जो है 42,000 के करीब ईवीएम और उनसे संबंधित पूरे सेट यहाँ लग चुके हैं। हजारों की तादाद में बूथ है और कर्मचारी जो है इस पूरी जो चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में लगे हैं। कैमरा पर्सन मिलिंद नारायण के साथ नरेंद्र पुरी, न्यूज़ 24 नागपुर।
जलगांव MIDC में मेडिकल कंपनी में आग लगने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। 5 घायल मजदूरों की हालत गंभीर। कंपनी मालिक और मैनेजर के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। NCR जलगांव MIDC मोरिया केमिकल कंपनी में बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे आग लग गई और सिलेंडर और बॉयलर फटने से इस आग में 2 कर्मचारियों की मौत हो गई और 22 कर्मचारी घायल हो गए हैं और उनमें से 5 की हालत गंभीर है। इस संबंध में कंपनी मालिक और मैनेजर के खिलाफ MIDC पुलिस स्टेशन में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इस बीच आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट या रासायनिक ज्वलन के कारण बढ़ते तापमान के कारण लगी होगी।